जिस जो घर बना हुआ है उसी में तो रहने के लिए लोग आएंगे, जिसका घर ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। जिनकी पहले रेजिमेंट थी, जिनकी 3 बटालियन थी, आज वो 20-20, 25-25 बटालियन लेके बैठे हैं। कुछ वर्गों का इतना जबरदस्त वर्चस्व है फौज के ऊपर कि वो अपने वर्चस्व को खत्म नहीं करना चाहते किसी भी रूप में। बोले तो खेल ही दूसरा है, हर बार एक झुंझुना पकड़ा देते हैं जी। अब कोई आजादी के बाद नहीं, आजादी के बाद मैं आपको 1 दर्जन बता दूंगा जो बनी है क्षेत्र या जाति के हिसाब से, और फिर मैं कह रहा हूँ चलो नहीं भी बनी, आप कह रहे हो तो भाई ये जिनकी 3 बटालियन थी आज उनकी 30 कैसे हो रही है? एक तरह से वो भी तो नई रेजिमेंटों का ही गठन है ना। जो पॉलिसी मेकर हैं या जिनकी आज तुत्ती बोलती है फौज में, वो उन्हीं वर्गों के लोग हैं जिनकी अपनी रेजिमेंटें, औरों को तो घुसने भी नहीं देते। आज़ादी टाइम जिन जातियों का सेना पे वर्चस्व पहले ज़्यादा था, उन्होंने अपने लोगों को ही भर लिया। तो बात करें आज इंडियन आर्मी में अहीर सैनिक कितने होंगे? किसी को भी फौज की संरचना के बारे में, रिक्रूटमेंट और रेजिमेंटेशन प्रोसेस के बारे में मालूम ही नहीं था। अगर फिरंगी से यारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता, अगर मुल्क से गद्दारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। साथियों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद के एक प्रोग्राम में। साथियों, यहाँ पर हम आज पता करेंगे कि जो ये संगठन द्वारा ये यहाँ पे इवेंट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सर, स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? मैं राव अजीत सिंह। सर, ये बताइए, जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद द्वारा यहाँ पे दिल्ली में एक इवेंट हॉल में यहाँ पे जो प्रोग्राम किया जा रहा, इसका मेन पर्पस क्या है? यादव समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं या विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सेना हो, चाहे शिक्षा का हो, समाज सेवा को, जो जिस अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया है, एक तो उनका समागम है, दूसरा लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और समाज को ऊपर उसके उत्थान के लिए चिंतन मंथन, ये मुख्य उद्देश्य यहाँ है। अच्छा, जैसे इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद ही नाम क्यों है, कुछ बताएंगे इसके बारे में थोड़ा? मतलब चारों दिशाओं में जहाँ कहीं भी हमारा समाज आबाद है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे 1000 हो, देश के ही नहीं बल्कि जो विदेश में भी बसे हुए हैं, सबको जो है कि इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। और जिन्होंने जहाँ पे भी कुछ भी आयाम स्थापित किए हैं, उनको बुला के उनसे समाज को प्रेरणा मिले, उनके जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो यहाँ सबको पता चले। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय के आगे भाई इसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी दिशा या क्षेत्र की। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद है, इसमें बात करें जो भारत के संविधान के 4 भाग हैं, तो उसमें आप यादवों को आगे लाना चाहते हैं? बिल्कुल, यादव समाज एक बहुत बड़ा समाज है, देश के हर कोने में बसा हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में, और ख़ास तौर से जो सेना और किसानी का जो है उसमें हमारा जो है समाज अग्रिम है। तो वो जो सारा जो लोगों का यहाँ समागम किया जाएगा, सबके जो है लोग एक दूसरे से मिलेंगे, सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। जी सर, ये बताइए, बात करें आज भारत की इस राजनीतिक में क्या यादवों की पॉलिटिकली हत्या नहीं की जा रही है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में जो उदय हुआ वो धीरे धीरे लिए हमारे लिए जो है, हमारे लोगों के लिए नुकसानदायक हो गया। वजह यह है, अब आप किसी भी स्तर पे ले लो, हमारे को जो है एक साइड में अलग थलग करे जाने की कोशिश करी जा रही है। किस लिए, क्या रीजन है कि मतलब एक बात करें, जैसे एक कहावत है ना, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह यादवों को आज हर एक क्षेत्र में बाहर निकाल के फेंका जा रहा है, क्या रीजन है इसका? उभरते हुए आदमी के बैरी भी पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। तो जब क्योंकि हमारा जो समाज है एक ग्रामीण अंचल से आता है तकरीबन 99.9%, और पहले तो ऐसा होता था कि कुछ लोग ही जो है सब जगह काबिज थे। धीरे धीरे क्योंकि हमारा समाज मेहनती है, संस्कारी है जी, और अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ा, तो ये जो है प्रतिस्पर्धा तो हो ही जाती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब बीच में ऐसा हमारे को भी महसूस होने लगा कि राजनीतिक नहीं, हर उसके ऊपर जो है
शायद ये यादव टाइटल जो है नुकसान ही दे रहा है। जी दादाजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देशराज है। देशराज। अच्छा दादाजी, ये बताइए, बात करें जैसे कि अहिर रेजिमेंट जो है, बात करें अहिर रेजिमेंट आज यादवों का ही नहीं बल्कि और भी बिरादरियों का एक सम्मान का मुद्दा हो गया है। क्योंकि अहिर बात करें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो फिर राजनीति हो, चाहे वो किसानी हो, यानी वॉटेवर जो भी हो। तो ये बताइए, जैसे बात करें आज लगभग मैंने भी सुना है कि जो खेड़की दौला गुड़गांव है, वहाँ पे लगभग 4-5 सालों से आप लोग धरना पे बैठे हैं। तो हमें ये बताइए कि आप पूरी ज़िंदगी धरना पे बैठे रहेंगे वहाँ पे? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी धरने पे नहीं बैठे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और हमें आशा है कि सरकार एक दिन न एक दिन तो सुनेगी कि जो और जातियों की रेजिमेंट दे रखी है तो हमारी भी दो, या औरों को भी ख़त्म कर दो, सबको बराबर कर दो, और संघर्ष जारी रखेंगे। जी रेजिमेंट तो आज नहीं तो मिलेगी, अगली सरकार देगी, ये देगी। अच्छा, जैसे कि बात करें 5 सालों से, हमें नहीं लगता शायद भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग 5 सालों से धरना पे लोग बैठे हैं। दुनिया में तो कहीं ऐसा देश मुझे लगता नहीं कि 5 सालों से लोग धरना पे बैठे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये अभी वहाँ पे लगभग 2 साल पहले बोल रहे थे कि अब जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनाएंगे, अब तो प्रधानमंत्री भी बन गए, तो फिर क्यों नहीं बना रहे? कुछ ना कुछ तो सुनाई तो होगी। तेलंगाना में कितने सालों से युद्ध लड़ते आ रहे थे और उनका समाधान हो गया ना, तो इसी तरह एक दिन न एक दिन तो समाधान होगा। अहिर रेजिमेंट या तो इनको सबको खत्म करना पड़ेगा या फिर अहिर रेजिमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा जी, दादाजी आपका क्या नाम है? सूरजभान। सूरजभान, स्वागत है सर। सर ये बताइए, जैसे बात करें नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो क्या नोटबंदी से बड़ा मुद्दा अहिर रेजिमेंट है? हम तो उससे बड़ा मानते हैं इसको। जैसे कि बात करें नोटबंदी में पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। क्या अहिर रेजिमेंट में बनाने में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? नहीं, अहिरों के बच्चे हैं आर्मी में, सब जगह है, लेकिन वो हमारे को सम्मान नहीं दिया जा रहा, हमारे कंधे पे हमारा नाम नहीं दिया जा रहा। बाकी सब रेजिमेंटों में दे रखा है नाम, और सबसे ज्यादा शहीद है हम, सबसे ज्यादा लड़ाके हम, हर तरह से हमें, काम से, खेती से, लड़ाई से, फौज, सब तरह से महान है। अच्छा दादाजी, ये बताइए, जैसे कि अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि मैं जाति आधार पे कोई रेजिमेंट गठन नहीं करूंगा, तो क्यों उन्होंने ऐसा बात कहा था? देखिए, पहले बात तो मैं पिछले सवाल का जवाब था कि 5 साल का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष तो आज़ादी से पहले है रेजिमेंट का। जी हाँ। पर वो क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना आ रही है तो ये बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। आजकल मीडिया भी ज़्यादा एक्टिव है, पहले नहीं था। लोग बाहर ग्रामीण अंचल में काम कर रहे थे। और दूसरी बात, ये जो बार बार ये शिगुफा छोड़ा जाता है कि भाई रेजिमेंट जो है अब नहीं बनेगी, ये पहला शिगुफा छोड़ा था सन 47 में। किसने छिड़ा था? ये उस टाइम ये हुआ था, जो पहले जो जिसको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडियन आर्मी बोलते हैं, जनरल करियप्पा साहब, जो फर्स्ट चीफ थे, उन्होंने कहा था कि अब ये भाई सबकी फौज होगी। क्योंकि पहले जो एक पंजाबी सूबा हुआ था आज़ाद भारत से पहले का, उसका डोमिनेशन ज़्यादा था, कुछ वर्गों का डोमिनेशन ज़्यादा था, तो ये बीमारी उन्हें मालूम थी। उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, आज के बाद जो है ये सब पूरे देश की फौज होगी। लेकिन वो नीति सिर्फ कागजों पर, जबान पे ही रह गई। क्या हुआ कि एक षड्यंत्र के तहत ये कहा गया जी, ये जो पुराने जो है ना, इनको तो यथास्थिति बनाए रखो, लेकिन आगे जो है उसका ध्यान रखेगा। अरे आगे ध्यान कैसे रखोगे? जो घर बना हुआ है उसी में तो रहने के लिए लोग आएंगे, जिसका घर ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो जो रेजिमेंट है जिनकी 3-3 बटालियन थी, आप देखो ताजुब देखो, 2.5 लाख की फौज आई थी सन 47 में हिंदुस्तान के हिस्से में, आज वो करीब 13 लाख की है, 5 गुना से ज्यादा बढ़ी ना। लेकिन बढ़ी किसकी? जिनकी पहले रेजिमेंट थी, जिनकी 3 बटालियन थी, आज वो 20-20, 25-25 बटालियन लेके बैठे हैं। ये एक बेवकूफी से, मतलब क्या है कि सिविल जो है हमारे, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनको इसका पूरा मालूम नहीं है ढांचा। और वो जब किसी से पूछते हैं फौज वाले से, वो मिसगाइड करते हैं, क्योंकि कुछ वर्गों का इतना जबरदस्त वर्चस्व है फौज के ऊपर कि वो अपने वर्चस्व को खत्म नहीं करना चाहते किसी भी रूप में। तो क्या है कि ये बेवकूफ बनाया जाता आम जनता को कि भाई ये सब की है, ये ऐसे है। लेकिन जो सच्चाई तथ्यों के आधार पे हमने जब निकाला उसका, तो मतलब ये तो खेल ही दूसरा है। हर बार एक झुंझुना पकड़ा देते हैं जी, अब कोई आज़ादी के बाद नहीं। आज़ादी के बाद मैं आपको 1 दर्जन बता दूंगा जो बनी है क्षेत्र या जाति के हिसाब से, और फिर मैं कह रहा हूँ चलो नहीं भी बनी, आप कह रहे हो, तो भाई ये जिनकी 3 बटालियन थी आज उनकी 30 कैसे हो रही है?
एक तरह से वो भी तो नई रेजिमेंटों का ही गठन है ना। जी, और तो इस बीमारी को, इस रोग को कोई भी इसका इलाज नहीं करना चाहता। वजह ये है जो पॉलिसी मेकर हैं या जिनकी आज तुत्ती बोलती है फौज में, वो उन्हीं वर्गों के लोग हैं जिनकी अपनी रेजिमेंटें हैं, औरों को तो घुसने भी नहीं देते। अच्छा, पहले हमारे को दिक्कत नहीं थी अंग्रेज के टाइम की, जब सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्यों? हमारा आदमी लड़ाका था, अंग्रेज कहते थे भाई जैसे भी हो लड़ने वाले लोग हैं इनको ले आओ। बाद में आज़ादी के बाद में क्या है कि पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि जो जिस कौम ने सबसे ज़्यादा जाति की पॉपुलेशन के इस अनुपात में लोग फौज भेजे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो आज तरस रही है। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी इस समस्या के मूल को समझने की कोशिश ही नहीं करी। अच्छा सर, ये बताइए, बात करें जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज़ादी के टाइम जिन जातियों का सेना पे वर्चस्व पहले ज़्यादा था, उन्होंने अपने लोगों को ही भर लिया। तो बात करें आज इंडियन आर्मी में अहीर सैनिक कितने होंगे आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ऐसा कोई फिक्स डाटा तो है नहीं। वजह यह है संरचना ऐसी है, कुछ कौमी पलटने हैं, कुछ जाति के हिसाब से, कुछ क्षेत्र के हिसाब से, कुछ धर्म के हिसाब से, और थोड़ी बहुत कुछ मिक्स भी है। तो अब मैं अगर जो फिक्स कोटा की बात अगर करूं तो कुमाऊं ग्रुप में हमारा 4 अन्य की हिस्सेदारी है। अब मैं इसमें सबसे बड़ी आपको एक विडंबना बताता हूं। उत्तराखंड का पहले एक जिला हुआ करता था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या मतलब? ये कुमाऊं ग्रुप, कुमाऊं जिला। कुमाऊं जिले की एक रेजिमेंट, कुमाऊं की कितनी आबादी होगी? अहीरों के अनुपात में 10% भी नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। ठीक है ना। तो जिनका एक जिला है उनको तो 75% की हिस्सेदारी मिली है। और जो कहते हैं कि भाई कितना, मैं तो कोई बोलता 20 करोड़, कोई 25, कोई 30 करोड़, जितना ही बोला, मैं तो कह रहा हूं 5 करोड़ भी मान लो, फिर भी हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 25% है। तो आप देखिए, एक इन्फेंट्री ग्रुप में 94 की हिस्सेदारी दे रखी है, और दूसरों में कोई छुटपुट, किसी में एक कंपनी दे दी, किसी में एक बटालियन दे रखी। तो ये अनुपात किस आधार पे है? मैं तो ताज्जुब कर गया इस बात का। आप देखिए कि जिनकी आबादी 2% भी नहीं है इस देश में, वो सबसे बड़ी हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। तो इस पूरे जो आवाम को, जो है पूरे आम जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया, फौज के अफसरों ने भी और जो आम जो बुद्धिजीवी थी उन्होंने भी। किसी को भी फौज की संरचना के बारे में, रिक्रूटमेंट और रेजिमेंटेशन प्रोसेस के बारे में मालूम ही नहीं था। ये तो कुछ जो जुनूनी लोग थे, जैसे डॉक्टर ईश्वर सिंह जी हैं रेवाड़ी से, जी हाँ, वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तब लोगों को पता चला कि यार ये है क्या। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति की टीम जो गांव-गांव में जाने लगी, चेतना पैदा करने लगी। हमारे जो कौमी पलटनों से सरदार साहिबान आए थे, जैसे रेजांगला पलटन के साहिबान हैं, इन लोगों ने बताई सच्चाई। ये गांव-गांव घूमे, लोगों में चेतना पैदा करी और बताया कि भाई ये कितना जुल्म हो रहा है। जो कौम देश पे मिटने के लिए हरावल में सदा खड़ी रहती है, आज से नहीं सदियों से, उसको आज भी एक सजा दी गई जो अंग्रेजों ने 1857 में दी गई। देखिए, जितने भी रेजिमेंट है ना, उनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, जो 1857 में किस तरफ खड़ा था, जो अंग्रेज की तरफ खड़ा था उसकी रेजिमेंट मिल गई, जो अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा था उसको कुछ नहीं मिला। तो आपका कहने का मतलब है जो अहीर थे ना, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे, और जो बात करें जिनकी रेजिमेंट्स हैं, कई एक सारी जातियां, तो वो अंग्रेजों की सपोर्ट यानी कि उनकी चापलूसी करते थे। देखिए, वो दौर ऐसा था 1857 की क्रांति का। उस 1857 की क्रांति में क्या है कि क्योंकि देश में इतनी ज्यादा रियासतें थी, इतने ज्यादा फिक्रे थे, तो वहां जो है जिसकी जैसी भावना आई, किसी को लगा कि भाई देश को मुक्त कराना है गुलामी से, तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। किसी को लगा कि भाई हमारे हित अंग्रेजों के साथ ही बेहतर हैं, वो अंग्रेजों के साथ में होगा। अच्छा सर, ये बताइए, बात करें आज भारत में जुडिशरी हो गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चाहे फिर मीडिया हो गई, इसमें अहीरों का सबसे ज्यादा हक कौन खाए बैठा हुआ है? आप ये बताइए। अब जब आप डेमोक्रेसी में जब आपकी सुनवाई ही नहीं हो, तो अकेले एक पे कैसे होगा? तो फिर तो सारे जिम्मेवार हैं। अच्छा, सारे जिम्मेवार हैं। जब ऐसे मुद्दे के ऊपर, जो कि बिल्कुल जो है साफ सुथरा मुद्दा है कि भाई एक जो है एक नस्ल का हक मारा जा रहा है, उसको लोकतांत्रिक ढांचे में भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर किसको एक को इल्जाम लगाएं? जाली में है ये हाकिम सारे। एक शेर हो जाए इसी बात पे। भाई
अगर फिरंगी से यारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता, अगर मुल्क से गद्दारी करते तो कंधे पे नाम लिखा होता। क्या बात, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।